दोस्तों गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इकोनॉमी का क्लास जो चल रहा है ये सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके चलाया जा रहा है। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। अब सोचिए ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक अभी भी आपका चल रहा है, इसलिए ना कि ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के डायमेंशन से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्टैटिक तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ आपको डायनेमिक पॉइंट मतलब कि 2025 तक सारी रिपोर्ट को जो है अपडेट कर रहा हूं। तो आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम सतत विकास या धारणीय विकास कहते हैं। ठीक ना, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार प्रारंभिक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। साथ ही साथ मेंस में भी ये इसका हिट टॉपिक है। पिछली बार जो है क्वेश्चन पूछा गया मेंस में कि सतत विकास लक्ष्य से आप क्या समझते हैं और भारत सरकार के द्वारा इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, आते हैं फिलहाल समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास होता क्या है। मैं कह रहा हूं कि जो वर्तमान पीढ़ी पर्यावरण का, भौतिक संसाधनों का, ठीक है ना, इन सब का जो उपयोग कर रही है, जैव विविधता का जो उपभोग किया जा रहा है, ये इस प्रकार करे कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पर किसी प्रकार का निगेटिव प्रभाव, दुष्प्रभाव ना पड़े। ऐसे जो है ऐसे जो विकास को हम क्या कह सकते हैं, सतत विकास या धारणीय विकास। तो हम पढ़ के समझते हैं, ये आपको जो है एकदम जबान पे होना चाहिए, क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो सोचना पड़ना पड़े कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है ना, पढ़ते हैं फिर समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। धारणीय विकास से तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी पर्यावरण, भौतिक संसाधन एवं जैव विविधता का इस प्रकार उपयोग या उपभोग करे कि भावी पीढ़ी मतलब कि आने वाली पीढ़ी पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। भाई हम आप जो यूज कर रहे हैं ना पर्यावरण को या फिर जैव विविधता को या भौतिक संसाधनों को, ये इस प्रकार यूज करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी इसका उपभोग कर सकें। ठीक, वही है धारणीय विकास। अतः हम कह सकते हैं कि भविष्य के पर्यावरण एवं भौतिक संसाधन, वर्तमान के पर्यावरण एवं भौतिक संसाधन कम या न्यूनतम नहीं होने चाहिए। यहाँ सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि जो भविष्य के पर्यावरण और भौतिक संसाधन होंगे वो वर्तमान से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे वर्तमान में मान लीजिए x है, ट्रिपल एक्स है, तो जो भविष्य में हो वो भी ट्रिपल एक्स जो है पर्यावरण और भौतिक संसाधन होना चाहिए। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा देखते हैं, चित्र के माध्यम से। जैसे ये वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी जिस जो है तेल, खनिज, ऑक्सीजन, मछली, भूमि की उर्वरता इत्यादि का प्रयोग कर रही है, इसी प्रकार की कंडीशन आने वाली पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। तेल, खनिज, ऑक्सीजन, भूमि उर्वरता, खनिज, ठीक है ना, मछली, जो भी है, मतलब कि जैसे ना कि ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत भी कुछ संसाधन आते हैं ना, तो ये चाहे जो है स्थल पर हो या समुद्र के भीतर हो, हम उसको इस कदर प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी पर जब उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आते हैं यहां से कुछ और देखते हैं। एक पृष्ठभूमि हमने तैयार किया है कि किस प्रकार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पृष्ठभूमि तैयार होती है। यहां से 100% एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। कभी क्लब ऑफ रोम को लेकर पूछ दे देता है, पिछली बार जो है ब्रटलैंड आयोग को लेकर पूछा था, पृथ्वी सम्मेलन को लेकर तो पूछता ही पूछता है, एमडीजी को लेकर अब नहीं पूछता है, लेकिन ये जो है बेस जो देता है वो एसडीजी को देता है, जोहान्सबर्ग, और इसके अलावा जो रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था जिसे एजेंडा 2020 कहते हैं, इससे लेकर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहां से जो ये पेज है आपका, इस पेज से 100% एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, पृष्ठभूमि मिल जाएगी कि किस प्रकार जो है धारणीय विकास का उद्भव हुआ। तो आते हैं, समझते हैं, आराम आराम से समझते हैं। क्लब ऑफ रोम, ये देखिए 1972 में क्लब ऑफ रोम आयोजित किया जाता है। वहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, समृद्धि की सीमा। अब यही समृद्धि की सीमा दिया था और उसके बाद ये कहा कि ये किससे संबंधित है, भाई क्लब ऑफ रोम से संबंधित है। कब एज हुआ, 1972 में हुआ। ये डेट भी पूछा गया है। ठीक है ना, इसको लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट भी कहते हैं। देखिए समृद्धि की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। अब यहां पर डिबेट क्या हुआ, डिबेट यही हुआ कि मतलब कि चर घातांकी दर से जो जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे पास क्या है, सीमित संसाधन है, तो इनके मध्य एक संबंध स्थापित किया गया। अब आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर धारणीय विकास की जब परिभाषा पढ़े होंगे तो यहां आपको जरा सा दिखाई दे रहा होगा कि अवधारणा का उद्भव दिखाई दे रहा होगा होते होते, ठीक है ना, हो रहा होगा कि ये कहना चाह रहा है कि जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन संसाधन हमारे पास सीमित है, तो आने वाली पीढ़ी पर इसका दुष्प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्भव यहीं से दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है ना, तो एक क्लब ऑफ रोम, फिर उसके बाद ब्रटलैंड रिपोर्ट, एकदम ब्रटलैंड आयोग एकदम स्पष्ट कर देता है। अच्छा, पिछली बार ब्रटलैंड आयोग से क्वेश्चन पूछा गया, 1987 में ये हुआ था। इसको जो है WECD के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो रिपोर्ट है इसकी, आवर कॉमन फ्यूचर, एक पूछा गया है। और साथ ही साथ
ये तो बर्टलैंड आयोग कब जारी किया गया, कब हुआ था, 1987, ये पूछा गया है। इसकी रिपोर्ट क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। इसी आवर कॉमन फ्यूचर में धाड़ी विकास की जो है व्याख्या दी गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं 1992 में। अब देखिए यहाँ जब आप पढ़ रहे हो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बैकग्राउंड, तो यहाँ से आपको जो है जलवायु परिवर्तन का भी बैकग्राउंड आपको मिलेगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन जब हम इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो वहां पर देंगे, यहाँ केवल हम फोकस ऑन होना चाहते हैं आपके जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धाड़ी विकास पर। मेरे भाई, जो पृथ्वी सम्मेलन है रियो डी जेनेरियो, इसमें जो है 3 कॉन्सेप्ट उभर के आया। एक जो है यूएनसीसीसी, एक यूएनसीसीडी और एक सीबीडी। ये बार बार होता है। ये जान लीजिए कि कोप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब कि विश्व के जो है कई देशों का समूह है, और ये जो है जलवायु पर जब सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तो उसको जो है कोप जलवायु सम्मेलन कहेंगे। ठीक है ना, जैसे कोप अभी हुआ ना, तो जलवायु पर जो है कोप होता है, ऐसे ही मरुस्थलीकरण पर जो है कोप होता है, ऐसे जैव विविधता पर कोप होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसको कहते हैं, सीधी सी बात, मतलब कि विश्व के देश इकट्ठा हो रहे हैं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। किस मुद्दों पर, यूएनसीसीसी मतलब कि जलवायु परिवर्तन पर, यूएनसीसीडी मतलब मरुस्थलीकरण पर, और सीबीडी मतलब कि जो है आपका जैव विविधता पर। यूएनसीसीसी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये जलवायु परिवर्तन, इस पर भी कोप होगा हर साल। फिर यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कॉम्पैक्ट ऑन कन्वेंशन डिजर्टिफिकेशन इसको कहते हैं, ये मरुस्थलीकरण से संबंधित है। ठीक है ना, इस पर भी कोप का आपका आयोजन किया जाएगा। ऐसे सीबीडी होता है, जैव विविधता इसको कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सार्वजनिक रूप से मान्य है। तो यहाँ पर ये सब सारी चीजें उभर कर आती हैं। एक चीज इसमें घोषित किया गया एजेंडा 20, इसी एजेंडा 20 को आगे चल के जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम, एक आपका पीरियड आएगा 2000 का पीरियड। देखिए 1992 के बाद 2000 का पीरियड। इसी 2000 के पीरियड में संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया कि एमडीजी मतलब कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल घोषित किया, और ये 2000 में घोषित किया गया 8 वैश्विक जो है विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सारी चीजें थी। और कहा गया कि 2015 तक इसको जो है सारे लोग हासिल करें। ठीक है ना, अब 2015 में जब ये समाप्त हो जाता है तो इसी के स्थान पर फिर जो है एसडीजी का जो है अवधारणा आता है। अभी हम उसको देखेंगे मेरे प्यारे भाई। 1992 है ना, इसको ध्यान में रखिएगा कि 2000। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, फिर 1992 के बाद 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में 2002 में एक जो है सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, वहीं पर सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। देखिए ना, 1992 से 2002 पे आएंगे तो 10 वर्ष होगा, तो 10 वर्ष की वर्षगांठ मनाई जाती है सतत विकास सम्मेलन पर। मुख्य विषय इसका क्या है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद जो है हमने बताया कि एजेंडा 20 घोषित किया गया, और एजेंडा 20 कब आएगा, 1992 में 20 वर्ष अगर आप जोड़ेंगे ना तो 2012 आएगा। तो 2012 में जो ब्राजील रियो डी जेनेरियो सम्मेलन होता है उसी को हम एजेंडा 21 कहा जाता है। ठीक है ना, 20 साल बाद। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द फ्यूचर वी वांट एक घोषणा पत्र जारी किया गया, और इसमें गरीबी, जनसंख्या नियंत्रण, सतत विकास, सामाजिक समानता, इसके ऊपर जोर देने को बात की गई। मतलब गरीबी उन्मूलन करने की बात की गई, जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई, सतत विकास को जो है हासिल करने की बात, और सामाजिक समानता स्थापित करने की बात की गई। लेकिन समस्या क्या है कि ये बाध्यकारी ना होने के कारण ये असफल रहा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एक बेहतर बैकग्राउंड आपको मिल गया होगा कि किस प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट उभर रहा है। क्लब ऑफ रोम 1972, समृद्धि की सीमा, और यहाँ पर जो है अवधारणा हल्का से दिखाई पड़ती है। यहाँ पर स्पष्ट अवधारणा आपको बर्टलैंड आयोग 1987, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर, धाड़ी विकास की व्याख्या। फिर पृथ्वी सम्मेलन 1992, यहाँ पर कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इन तीनों चीज़ों के लिए होता है। जो यूएनसीसीसी है ये जलवायु परिवर्तन के लिए, यूएनसीसीडी ये मरुस्थलीकरण के लिए, और सीबीडी मतलब कि जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए। ठीक है ना, एजेंडा 20 घोषित किया गया। फिर 2000 आता है, एमडीजी लक्ष्य घोषित किया जाता है। फिर 2002 में जो है सतत विकास लक्ष्य की जो है 10वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। मुख्य विषय इसका सतत विकास रहता है। फिर उसके बाद 20 वर्षों के बाद जो है आपका जो एजेंडा 20 था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होता है। द फ्यूचर वी वांट घोषणा पत्र जारी किया जाता है, और इतने चीज़ों के लिए बाध्यकारी काम करने के लिए बोला जाता है, लेकिन बाध्यकारी ना होने के कारण जो है ये फेल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमने बैकग्राउंड देखा। अब हम एसडीजी पे आ रहे हैं। देखना कि 2015 मैंने ये बताया था कि वर्ष 2000 में
MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल घोषित किया गया था 8 ठो। ये 2015 तक कहा गया कि प्राप्त करना है। जब 2015 समाप्त हो गया ना, तो उसी 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया कि 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए, जिसको हम SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, ठीक है ना। और कहा कि 2030 तक सभी देशों को, मतलब कि जो UN के मेंबर हैं, सभी देशों को ये 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना है। और 17 सतत विकास लक्ष्य एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें विकास के हर डायमेंशन शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये तो पूछता है प्री के एग्जाम में, कैसे पूछेगा कि SDG 1 में क्या शामिल है, SDG 2 में क्या शामिल है, SDG 3 में क्या प्रावधान है, SDG 4 में क्या है, SDG 9, SDG 10, SDG 14, 15, ऐसे करके पूछता है। तो आते हैं एक एक SDG हम लोग अच्छे से ध्यान में रखते हैं, और उसके बाद जो है यह देखने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार इस SDG को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही हो, और साथ ही साथ इस SDG पर क्या रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना। आते हैं देखते हैं SDG 1 जो आपका है ये गरीबी उन्मूलन है, ठीक है, शून्य गरीबी की बात करता है, मतलब कि गरीबी के जो है समाप्त करने की बात करता है। SDG गरीबी के बाद क्या होगी, भूखमरी होगी। SDG 2 में क्या है, भूखमरी है, भूखमरी उन्मूलन। SDG 3 स्वास्थ्य है। SDG 4 क्या है, शिक्षा। SDG 5 क्या है, लैंगिक समानता। SDG 6 क्या है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। SDG 7 क्या है, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। SDG 8 क्या है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। SDG 9 क्या है, उद्योग, नवाचार व अवसंरचनात्मक विकास। SDG 10 क्या है, असमानताओं की कमी। SDG 11 क्या है, धारणीय शहरी एवं सामुदायिक विकास। SDG 12 क्या है, जिम्मेदारी के साथ उपयोग और उत्पादन, ठीक है ना भैया। SDG 13 देखिए क्या है, 13 जलवायु कार्रवाई या जलवायु परिवर्तन इसको बोल सकते हैं। फिर SDG 14 क्या है, जलीय जीवों की रक्षा। देखिए सबसे जलीय जीव आएगा 14 में, उसके बाद जल के बाद स्थल आ जाएगा 15 में, स्थलीय जीवों की रक्षा। 16 में क्या आ जाएगा, SDG 16 में शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं। SDG 17 में आएगा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भागीदारी। तो ये आपका 17 सतत विकास लक्ष्य है, इसको आप लिख लीजिए, बार बार याद करिए। 100% जो है यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक ना भैया। हमने बताया था कि जो भी हम पढ़ाएंगे एकदम पूरा आज तक का अपडेट करके पढ़ाएंगे, ठीक ना। मैं मेहनत करके आता हूँ, अपडेट करके चीज़ों को आता हूँ, देन आपको पढ़ा रहा हूँ। तो SDG मतलब कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक ही जारी किया जाता है 2025 में, जो जारी किया गया है किसके द्वारा जारी किया जाता है, शीर्ष देश, भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी, और रिपोर्ट में क्या कुछ खास रहा, ये सब सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ना कि अच्छा मेंस की आंसर राइटिंग करते समय जैसे आप गरीबी पे लिखते हो ना, तो गरीबी SDG 2, गरीबी SDG 1, भूखमरी पर लिखते हो तो SDG 2 लिखोगे आप। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पे लिखोगे SDG 6 लिखोगे। तो ऐसे मतलब कि आपको डालने में आसानी होगी मेंस में। खैर यहाँ पर देखिए कि भाई एक सूचकांक जारी किया जाता है SDG सूचकांक 2025। तो इसको कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जारी करता है इसका है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। शीर्ष देश कौन से हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ये मतलब कि क्रमशः है, शीर्ष पे तो फिनलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद डेनमार्क है। मतलब कि यहाँ पर शीर्ष 20 देशों में ना 19 देश यूरोपीय देश हैं। ये एक जो है बड़ी अच्छी बात है। खैर एशिया के लिए खराब बात है। यहाँ पर देखना जरा भारत की कंडीशन क्या है। भारत की कंडीशन 99वां स्थान रखता है आउट ऑफ 167 में, मतलब कि 167 देशों में 99वां स्थान, मतलब कि काफ़ी गंभीर स्थिति भारत की स्थिति ठीक नहीं है। 2024 में 109 देशों 109वें स्थान पर भारत था। हालांकि सुधार किया है ना, लगभग 10 अंकों का सुधार किया गया है भारत द्वारा। पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, भूटान देखिए 74वें स्थान पर, नेपाल 50वें, और पाकिस्तान जो है 140वें स्थान पे है। जैसा काम करेगा वैसा परिणाम पाएगा ही। खैर रिपोर्ट में खास क्या रहा, रिपोर्ट में इसको आपको मेंस में जरूर डालना है, इसीलिए मैंने खास वाला पॉइंट लिख लिया कि केवल 17%, 17 SDG नहीं, केवल 17%, ध्यान में रखिएगा, केवल 17% ही SDG को 2030 तक प्राप्त किया जा सकता है, जैसी इतने समय सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड लेवल पे इसको प्राप्त करने की, ठीक है। यह वैश्विक प्रगति में एक गंभीर मंदी को दर्शाता, मतलब कि बहुत मंद होकर काम कर रहे हैं वैश्विक स्तर के देश, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है 2023-24 का। SDG इंडिया इंडेक्स अभी तक आया है, 2025 में ये नहीं आया, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इसको तो 100% ध्यान में ही रखना है कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 कौन जारी करता है, नीति आयोग। भारत का समग्र स्कोर कितना रहा, 71 रहा। शीर्ष राज्य कौन से रहे, तो केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से रहे, चूंकि दोनों को जो है ना 79 अंक मिले, इसीलिए दोनों शीर्ष पर रहे संयुक्त रूप से। निम्न राज्य कौन कौन से रहे, तो बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद नागालैंड। फिर वर्गीकरण इसका होता है आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी और लक्ष्य प्राप्त करता, ठीक है।
तो आकांक्षी वाले में जो मतलब एकदम शीर्ष पे होने चाहिए उसमें कोई राज्य वह नहीं शामिल हुआ। और एकदम लक्ष्य प्राप्त करता मतलब सॉरी आकांक्षी मतलब कि एकदम जो निम्नतम स्थिति में रहे, उसमें ऐसा नहीं कि कोई राज्यों ने एकदम निम्नतम स्थिति हासिल की, ऐसा नहीं है। तो इसमें भी कोई राज्य नहीं रहा। ऐसा नहीं कि लक्ष्य प्राप्त करता हर लक्ष्य को कोई प्राप्त कर लिया हो, इसमें भी कोई राज्य नहीं रहा। ज़्यादातर राज्य जो है प्रदर्शनकर्ता वाले में रहे, अग्रणी वाले में थोड़ा सा सिचुएशन बेहतर जो राज्य रही उन वो रहे। जैसे यूपी अपना किस में है, तो अग्रणी में है, ठीक है ना। प्रदर्शनकर्ता में जैसे बिहार, झारखंड, नागालैंड, ये सब सारे राज्य आ जाएंगे, ठीक है भैया। जरा हमने ये कहा कि भारत सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ तो प्रयास किए जा रहे होंगे ना एसडीजी को प्राप्त करने के लिए। तो कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं एसडीजी को प्राप्त करने के लिए? पहला कि जैसे हम कहें कि एसडीजी 1 में क्या है, गरीबी है। तो गरीबी को खत्म करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? पीएम आवास योजना, मनरेगा, पीएम जनधन योजना। ये याद रखना है आपको, ये लिखना है, ठीक है ना, कि भारत सरकार के द्वारा एसडीजी 1 को समाप्त करने के लिए पीएम आवास योजना, मनरेगा, पीएम जनधन योजना, ये सब जो है प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीजी 2 शून्य भूखमरी, तो पोषण अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये अच्छा, ये सब हम डिटेल करेंगे जब हम यहाँ पे जैसे हम जो है खाद्य सुरक्षा पढ़ाएंगे, तो ये सब सारा डिटेल करेंगे, ठीक है ना। जब हम गरीबी पढ़ाएंगे पूरा डिटेल, एक एक योजना का पूरा डिटेल करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे केवल आप ये जानिए कि ये योजनाओं के माध्यम से जो है एसडीजी को प्राप्त करने का काम किया जा रहा है। एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए आप जानते ही हैं कि शिशु और मातृ टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013। एसडीजी 4 क्या है? शिक्षा है। तो समग्र शिक्षा अभियान, सार्वजनिक शिक्षा अधिकार अधिनियम लाया गया था ना 2009 में, उसको भी लिख सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, दीक्षा मंच, आर्टिकल 21A के तहत जो है फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है एजुकेशन को, इसको भी आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एसडीजी 6 में क्या है? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, खुले में शौच, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं इसको। एसडीजी 7 क्या है? किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा है, सौभाग्य योजना, सौर ऊर्जा मिशन, इसके अलावा पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब आप जो है चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? अब यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं जो एसडीजी और भी हैं। जैसे एसडीजी 8 क्या है? सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कौशल भारत मिशन, पीएम इंटर्नशिप योजना। तो ये सब जो है चलाई जा रही है, किसके लिए? जो एसडीजी 8 है इसके लिए। एसडीजी 11 सतत आपका शहर और समुदाय, इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन जो 100 शहरों का है प्रोजेक्ट, उस पर जो है कार्य किया जा रहा है। एसडीजी 13 जो जलवायु परिवर्तन है, इसके लिए इंडिया क्या कार्य कर रही है? ग्रीन इंडिया मिशन लाया गया है। आईएसएम मतलब इंडियन सोलर एसोसिएशन की स्थापना इंडिया फ्रांस से सहयोग से की गई है। बाकी एसडीजी जो है इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, तो ये रिपोर्ट जारी करके जो है प्रेस किया जाता है सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर। एसडीजी 15 जो है स्थलीय जीवन, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया, इसके अलावा जो है राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम हो गया। तो ये जो है स्थलीय जीवन जो एसडीजी 15 है उसको हासिल करने के लिए प्रयास। तो एक कुछ हमने योजनाएं देखी है एसडीजी से संबंधित कि किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। आपका जो मेंस का क्वेश्चन आया है ये है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करिए। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा लेक्चर, पूरा डिटेल से चलाया जा रहा है, कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइजेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी प्रकार का अन्याय आपके साथ करें। बाकी क्लासेस सारी फ्री में रहेंगी, चलती रहेंगी। मैं भी प्रिपरेशन से जुड़ा हूँ, मुझे भी एग्जाम देने हैं, आपको भी देने हैं। मैं किसी प्रकार का कंटेंट के साथ कंप्रोमाइजेशन नहीं करूँगा, ठीक है ना। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, बैंकिंग के साथ में भी। थैंक यू सो मच।